पहले भैया जरा लेमन जूस खा लें। एक काम करो ना, आप लोग भी लेमन जूस खाओ यार, क्योंकि टैक्स का सीज़न आ रहा है। हर साल तो मिलता ही है, आप भी खाओ, ये लो आप भी खाओ, ये लो आप भी खाओ। बाकी ये एक बचा है, ये आप लोग खा लेना, दुकान मिलता होगा उससे खा लेना। टैक्स का सीज़न आ रहा है ना भैया, हर साल लेमन जूस मिलता है, इस साल भी मिल सकता है। क्या है ये लेमन जूस, समझते हैं, समझाते हैं। हाँ, इस बार टैक्स कट होगा, ये इस बार भी मिलेगा लेमन जूस। इस लेमन जूस का मीनिंग समझाऊंगा, ये क्या है लेमन जूस, और हर साल हमको किस तरीके से लेमन जूस दे करके हमारा वो जैसे बच्चे रोते भी लगते हैं ना, मुझे चॉकलेट पकड़ा देते हैं लेमन जूस है, चुप हो जा, और वो चुप हो जाता है। तो हम मिडिल क्लास वाले ऐसे ही हैं, हमको हर साल ये मिलता है और हम चुप हो जाते हैं। क्या इस साल भी मिलेगा, और वो लेमन जूस क्या है समझाऊंगा। देखो, पूरा अभी टैक्स के सिस्टम पर बात करते हैं। 1 तारीख को बजट आ रहा है, तो सबसे पहले ये समझेंगे सर कि अभी करंट प्रॉब्लम क्या है, और उस करंट प्रॉब्लम के बाद सरकार का प्रपोज्ड सोल्यूशन क्या है। 1 तारीख के बजट में प्रपोज सोल्यूशन का मतलब पॉसिबिलिटी, वो सोल्यूशन आ सकता है सरकार की तरफ से, और अगर वो सोल्यूशन आ भी गया तो भी क्या जो करंट में प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे को मिलेगा उस प्रपोज सोल्यूशन से, ये सब समझेंगे। क्या प्रपोज सोल्यूशन से होगी असल प्रॉब्लम सॉल्व, अगर वो प्रपोज सोल्यूशन हो भी गया तो भी क्या मिडिल क्लास की जो असल प्रॉब्लम है, या मिडिल क्लास की कहें हम, स्टॉक मार्केट की कहें हम, देश की इकोनॉमी की कहें, ये जो समस्या इतनी बड़ी चल रही है और समस्या क्या है वो भी समझाऊंगा। वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा ये सब आज हम समझेंगे। इनकी फोटो हमने क्यों लगा रखी है, क्योंकि यही है हमारे इन सारे इकोनॉमी, ये सारे समस्याओं के पालनहार। बेसिकली हमको देश को इन समस्याओं से निकाल अगर कोई सकता है तो यही निकाल सकती है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, इनको तो आप जानते होंगे। अब समस्या क्या है, करंट प्रॉब्लम क्या है, ये समझो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। गाड़ी वाड़ी चला रहे तो साइड कर लो, कुछ खा पी रहे हो तो खाना पीना रोक दो, पूरा ध्यान ले आइए इधर। देखो भैया, समस्या क्या है, बढ़ती महंगाई। लगातार आपको पता है कि अक्टूबर में पिछले 2-3 महीने पहले महंगाई अपने पीक पर थी, और इस अभी भी महंगाई अपने लगभग पीक पर ही है। और जब महंगाई बढ़ेगी किसी भी देश की तो उस देश की जीडीपी स्लो हो जाएगी। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम है कंजम्पशन, यहाँ पे लो है। कंजम्पशन कहने का मतलब हम देश के आम आदमी जो चीजें खरीदते हैं, आटा दाल चावल कपड़ा लत्ता जूता या कोई भी चीज खरीदते हैं अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो खरीदारी कम हुई है। यानी कि शायद मिडिल क्लास के पास, हम जैसे लोगों के पास पैसे का इनफ्लो कम हुआ है, इस वजह से हमने खरीदना कम किया है। अच्छा, उसी को कंजम्पशन कहते हैं। और वो जब कंजम्पशन घटता है तो कंपनीज का रेवेन्यू घटता है। कौन सी कंपनीज का, आप जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनियों से जिस भी ब्रांड का आटा खरीदते हो, या जिस भी जगह से आप सामान खरीदते हो, अपने घर का राशन पानी कपड़ा लत्ता जो भी, अब उस कंपनी को रेवेन्यू कम मिलेगा क्योंकि आपकी खरीदारी कम हो गई। और जब उस कंपनी का रेवेन्यू कम होगा तो कंट्री की इकोनॉमी डाउन होगी, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी ऐसे तो चलती है, अलग अलग इतनी बड़ी जो कंपनियां हैं धंधा वंधा खोल करके बैठी हैं, इन जब कंपनियों का धंधा गिरेगा तो पूरे देश की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। अच्छा, पूरे देश की इकोनॉमी पर जब फर्क पड़ेगा, इन कंपनियों का परफॉर्मेंस खराब होगा तो हमारे देश का शेयर मार्केट डाउन होगा। और यही कारण है कि आप देखोगे भैया शेयर मार्केट अभी डाउन चल रहा है कितने ही दिनों से। आप अगर यहां देखो तो हाईएस्ट जो निफ्टी था वो लगभग 26,216 था और अभी 23,000 पे पहुंच चुका है। यानी कि 3,000 पॉइंट पिछले 1 साल में गिर जाना बहुत बड़ी बात है। यानी कि लगभग 10-11% के आसपास मार्केट अपने हाई से टूट चुका है। कारण ये लो कंजम्पशन। और लो कंजम्पशन क्यों? कि मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं है। मिडिल क्लास के पास पैसा क्यों नहीं है? बढ़ती महंगाई, और भी कई कारण है, समझाता हूं। देखो, बढ़ती महंगाई के चलते कंजम्पशन में तो कमी आई है, ये हमने बात कर ली। इस फाइनेंशियल ईयर के Q2 के रिजल्ट ने भी इसी ओर इशारा किया है। रिजल्ट 2 का मतलब ये जो FMCG कंपनियां हैं या जो भी हमारे कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनसे हम माल खरीदते हैं, जिस तरह की कंपनियों से, उनका रिजल्ट खराब आया, मतलब उनका रेवेन्यू खराब हुआ, तो वो Q2 का रिजल्ट भी वही बताता है। FMCG सेक्टर, ऑटो सेक्टर, रिटेल सेक्टर, इन सभी कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहा है। अब ऑटो सेक्टर में गाड़ियां नहीं बिक रही, FMCG का माल नहीं बिक रहा, रिटेल में माल नहीं बिक रहा, तो कंपनियों का रिजल्ट तो खराब होगा ही ना चाचा। ठीक है, और ये सब का एक बड़ा कारण है हाई टैक्सेस प्लस मोर टैक्सेस। हाई टैक्सेस और मोर टैक्सेस में फर्क है। हाई टैक्सेस का मतलब टैक्स का स्लैब हाई होना, ज्यादा टैक्स हम देते हैं। मोर टैक्सेस का मतलब टैक्सेस की कैटेगरी ज्यादा है। इनकम टैक्स अलग देंगे, GST अलग देंगे, RTO टैक्स अलग देंगे, LTCJ टैक्स अलग देंगे, STT अलग देंगे, कई तरह के टैक्सेस है भैया। तो टैक्स ज्यादा है और टैक्स मोर है। लो सैलरी हाइक, ये एक बड़ा रीजन है
कि भैया लोगों की सैलरी लाइक बहुत कम है और इन्फ्लेशन ज़्यादा है, यानी कि महंगाई ज़्यादा है, टैक्सेस बहुत हाई हैं और टैक्सेस मोर हैं, ज़्यादा कैटेगरी में टैक्सेस हैं, लेकिन सैलरी कम है। इन सब चीज़ों को आज डिटेल में करेंगे कवर, अभी बताता हूँ। देखो कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। इंडियाज फॉलिंग वेजेस दैट हिट्स इकोनॉमी, यानी कि कंज्यूमर्स का हर चीज़ में खरीदारी कम हुआ है जो कि इकोनॉमी को हिट कर रही है। इंडियन कंजम्पशन जैसे दाल पर, सीरियल्स पर, अलग अलग तरह के दाल पर 5% स्पेंडिंग लोगों की कम हो गई है, ये एसबीआई की रिपोर्ट है। आरबीआई बुलेटिन भी कह रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भैया रीबाउंड, फूड इन्फ्लेशन नीड्स टू, मतलब फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, खाने पीने की चीजों में महंगाई आई है, ये आरबीआई भी कह रही है। बजट शुड अनाउंस टैक्स कट्स, बजट में टैक्स कट होना चाहिए टू इंडिविजुअल टू बूस्ट कंजम्पशन, कंजम्पशन को अगर बढ़ाना है तो बजट में टैक्स कट होना बहुत जरूरी है, ये बार्कलेस की रिपोर्ट कह रही है। कंसर्न इन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, अच्छा ये बड़ा ध्यान देना, प्राइवेट सेक्टर में जो कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं उनका प्रॉफिट पिछले 15 साल में हाई पर है, सबसे टॉप पर है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट उन्होंने पिछले 15 साल में कमाया है, लेकिन सैलरीज स्टैग्नेंट है। वहां काम करने वाले लोगों को, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की सैलरीज स्टैग्नेंट है भैया। इन्फोसिस का कहना है कि इन्फोसिस टू रोल आउट 6 to 8% हाइक, इन्फोसिस जैसी बहुत बड़ी कंपनी में भी 6 से 8% का हाइक अपने एम्प्लॉइज को मिल रहा है, तो 6 से 8% तो भैया महंगाई है, कई की चीज़ों में 10%, 12%, 15% महंगाई है, तो 6 से 8% हाइक लेकर के कर भी क्या लोगे, उससे ज़्यादा तो आपका टैक्स टूक्स और महंगाई खाई जा रही है। वो गाना है ना, सखी सैया महंगाई डायन खाई जाते हैं, वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो ये सारी देखो बेसिकली समस्याएं हैं। अब जरा टैक्स स्लैब की बात कर लेते हैं। देखो दो तरह का टैक्स स्लैब है अपने यहाँ पे, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, सरकार उसको प्रमोट नहीं कर रही है। न्यू टैक्स रेजिम की हम बात कर लेते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में क्या है कि अप टू 3 लाख तक अब अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, मजे करो, एंजॉय करो, बैंक ऑफ थाईलैंड जाओ भैया, कोई टैक्स नहीं लगना आपको, ठीक है। लेकिन 3 लाख से 7 लाख तक अगर आप इनकम स्लैब में हो तो आपको 5% अबव 3 लाख रुपीज। इसका क्या मतलब है समझाता हूं। देखो कहां गया, मैं जरा लिख के आपको समझा देता हूं। 3 लाख से 7 लाख के बीच की है ना, मैं मान लेता हूं 7 लाख की इनकम पर ही, अगर आपकी 7 लाख की इनकम है तो 7 लाख अबव 3 लाख, मतलब 3 लाख तक तो कुछ नहीं लगना, क्योंकि ऊपर 3 लाख का आपने बोला ना जीरो है, तो 7 लाख माइनस 3 लाख अगर आप देखो तो 4 लाख हो गया ना। तो यानी कि आपको 4 लाख पर टैक्स लगना है। 4 लाख पर कितना टैक्स लगना है, 5%। लेकिन यह भी नहीं लगेगा क्योंकि सरकार आपको कुछ रिबेट भी देती है। यहां देखिए सरकार, मैंने कुछ खोल रखा है, डिटेल में नहीं बताऊंगा, सीधा ये आता हूं कि भैया 25,000 रुपए तक सरकार आपको रिबेट दे देती है। तो 4 लाख पर कहां गया, 4 लाख पर यह हट गया, 4 लाख पर अगर आप 5% देखें तो कितना रुपया हुआ, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए आपका टैक्सेबल बनता है, यानी कि जो सरकार आपसे 20,000 रुपए ले लेगी। लेकिन सरकार ने तो 25,000 का रिबेट दे रखा है, अरे तो बढ़िया है। तो मतलब कुल मिला के बात ये हो गया कि 7.5 लाख तक भी अगर आप कमा रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं देना। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अगला स्लैब है 7 लाख से 10 लाख तक अगर आपकी कमाई है तो आप 20,000 रुपए तो अलग से दोगे, प्लस 10% अबव 7 लाख, यानी कि मैं मान लूं अगर 10 ही लाख इनकम है तो 10 लाख पर अबव 7 यानी कि 3 लाख, 10 लाख माइनस 7 लाख तो 3 लाख बचा, तो उस 3 लाख पर आप 10% टैक्स दोगे। 3 लाख का 10% प्लस 20,000 रुपए आप अलग से दोगे। उसका अगला स्लैब है 10 लाख से 12 लाख रुपए। तो 10 लाख से 12 लाख के अगर टैक्स स्लैब में पर हैं तो 50,000 रुपए तो अलग से लगेगा, प्लस 15% अबव 10 लाख, यानी कि 15% अबव 10 लाख कहने का मतलब कहां तक, 12 लाख ना, तो 12 माइनस 10 तो 2 लाख हुआ। तो उस 2 लाख पर आप देंगे 15% टैक्स प्लस 50,000 रुपए। ठीक है, अगला स्लैब है 12 लाख से 15 लाख, इस पर आप 80,000 तो अलग से देंगे टैक्स, प्लस 20% अबव 12 लाख। 20% अबव 12 लाख का मतलब कितना हुआ, 12 लाख माइनस 15 लाख माइनस 12 लाख कितना हुआ, 3 लाख रुपए। तो उस 3 लाख पर आप देंगे 20% टैक्स प्लस 80,000 रुपया। उसके ऊपर 15 लाख से ऊपर 50 लाख तक अगर आप हैं तो 30% अबव 15 लाख प्लस 1,40,000 अलग से। ठीक है, इसके बाद के अलग अलग स्लैब हैं, इससे ऊपर भी अगर आप जाते हैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ उसके अलग अलग और भी चीजें हैं। तो ये टैक्स स्लैब है 15 लाख से 50 लाख तक। लेकिन 50 लाख के ऊपर भी अगर आप जाते हैं तो 50 लाख से 1 करोड़ अगर आप जाओ तो आपका 30% अबव 15 लाख प्लस 1,40,000 प्लस यहां पे सरचार्ज ऐड हो जाता है, 10% अलग से आप सरचार्ज दोगे। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 2 करोड़ तक आपको जाती है
तो फिर बढ़ जाता है, यहाँ पे सरचार्ज भी बढ़ जाता है 15%, और 2 करोड़ से ऊपर आप गए तो 25% सरचार्ज ऐड हो जाता है। और यही तो कारण है अपने यहाँ से मिलियनर छोड़ छोड़ के दुबई जा रहे हैं भैया। आप जी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी टैक्सेशन बढ़ता जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप साल के 6 महीने सरकार के लिए काम कर रहे हैं, आपके 6 महीने की कमाई सरकार लेकर के जाती है मोटा मोटी लगभग। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। अब आगे समझिए 10 लाख की इनकम तक अभी देखो आप 10% के टैक्स स्लैब में हैं। यहां पर मैंने आपको दिखाया कि अगर आप 10 लाख की इनकम तक हैं तो 10% के टैक्स स्लैब में हैं, तो ये हो जाएगा जीरो। 10 लाख की इनकम पर लगभग आपको 52,000 रुपए अभी टैक्स देना पड़ता है, जो कि ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रपोज सोल्यूशन ये है कि 10 लाख तक सरकार इसको जीरो कर सकती है। यानी कि 10 लाख तक की अगर आपकी सालाना कमाई है तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा कॉलर पकड़ करके, तो आप फ्री हो सकते हैं टैक्स मुक्त अगर 10 लाख तक की कमाई है तो। यानी कि 4,000 रुपए पर मंथ जो आपका टैक्स जा रहा है वो पूरी तरीके से बच जाएगा। 15 लाख से ऊपर अगर हैं तो अभी आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। माना यह जा रहा है, प्रपोजल ये है कि 15 से 20 लाख का एक नया टैक्स स्लैब आ सकता है जिसमें 25% टैक्स लिया जाएगा। यह प्रपोजल है, अब होता है कि नहीं होता है वो 1 तारीख को पता चलेगा। अब इसके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट भी है कि सर्वे ये कहती है कि हर एक टैक्स पेयर ये चाहता है कि भैया टैक्स में कम हो, ताकि ये जो न्यू टैक्स रेजिम है ये और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। भैया टैक्स कम करो यार, बहुत टैक्स ले रहे हो, ऐसा करके। बजट में टैक्स पेयर को मिलेगी राहत, इनकम टैक्स स्लैब में सरकार कर सकती है ये बड़ा ऐलान। ये बड़ा ऐलान क्या है? ये बड़ा ऐलान है कि 10 लाख तक कमाई हो सकती है बिल्कुल टैक्स फ्री, जैसा अभी हमने बात किया भी। लेकिन होगा कि नहीं होगा वो 1 तारीख को पता चलेगा। इनकम टैक्स कट लाइकली इन बजट 2025 टू पर कंजम्पशन को अगर बढ़ाना है तो 2025 के बजट में टैक्स घटाना ही पड़ेगा, ये भी सर्वेस कह रही हैं। अब इसके साथ जरा समझते हैं ये जो प्रपोज सोल्यूशन है, ये जो बातें हो रही हैं कि सरकार ये कर सकती है 1 तारीख के बजट में, उसमें चैलेंजेस क्या है? देखो चैलेंज क्या है, चैलेंज का मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं सरकार नहीं कर पाएगी, सरकार कर सकती है, लेकिन दिक्कत सरकार को क्या आ सकती है, क्या एक्स्ट्रा बर्डन हो सकता है सरकार को सहना पड़े, वो जरा हम समझते हैं। देखो पर्सनल इनकम टैक्स कम करना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स से सरकार की एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। टैक्स रेट कम हुआ तो 50,000 से 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। याद है कि बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट यही कह रही है कि 50,000 से 1 लाख करोड़ का सरकार को रेवेन्यू लॉस हो सकता है अगर ये टैक्स कट हुआ तो। इसके साथ ही एक और चीज सरकार ने अभी अनाउंसमेंट कर रखा है जो कि 2026 में होगा, 8वां वेतन आयोग। इसका भी देखें, इसकी वजह से भी क्या होगा। ये कहां का रिपोर्ट है? ये मनी कंट्रोल पर रिपोर्ट है। 7th पे कमीशन टोटल फाइनेंस इंपैक्ट। 6th पे जब आया था तो सरकार पर एक अलग बर्डन आया था लगभग 22,000 करोड़ का। उसके 10 साल बाद जब 7th पे आया तो सरकार पर एक एक्स्ट्रा बर्डन आया लगभग 1 लाख करोड़ का। तो इस हिसाब से अगर हम अनुमान लगाएं तो लगभग 5 गुना ज्यादा बर्डन पड़ गया 6th पे और 7th पे में गैप में, जो कि 10 साल का गैप था। एक बार फिर से 7th पे और 8th पे में गैप है 10 साल का। तो अगर इस हिसाब से हम देखा जाए तो लगभग 5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन सरकार पर आ जाना चाहिए 8th पे कमीशन जब से लागू होगा तब से। तो क्या ये बर्डन को बियर करने के लिए टैक्स रेट हो सकता है सरकार कम ना करे, या फिर इस बर्डन के रहते रहते सरकार टैक्स रेट कम कर देगी? तो सवाल ये उठता है कि सरकार मैनेज कैसे करेगी? ये सवाल है, मुझे नहीं पता अब 1 तारीख को क्या होने वाला है। अब इसके साथ ही सरकार को कुछ पैसा इसके लिए भी देना होगा 8 पे कमीशन के लिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतना बर्डन सरकार मैनेज क्या करेगी, कैसे करेगी? तो अब इस बर्डन से बचने के लिए हो सकता है कि ऐसे में टैक्स छूट ना हो, टैक्स की छूट ना मिले, लेकिन इसके साथ सरकार आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा करके, जो कि अभी 75,000 पिछले साल किया था, उसको बढ़ा करके 1 लाख कर दे। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके, मैंने यहां पे क्या 7 लाख की सैलरी है, पिछले साल ये 75,000 रुपए था, अब 7 लाख की आपकी सालाना अगर सैलरी है तो 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड रूप से आपको छूट दिया हुआ है। तो कहने का मतलब 7 लाख माइनस 75,000 तो 6.25 लाख रुपए आपकी सैलरी कंसिडर की जाएगी टैक्स लेने के लिए। तो आपका जो ऊपर मैंने टैक्स स्लैब दिखाया, उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग मान लिया जाएगा कि इस आदमी की इनकम 7 लाख नहीं है, क्योंकि हमने 75,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है, इसकी भैया कमाई 6.25 लाख ही है। तो 6.25 लाख के अकॉर्डिंग आप जिस टैक्स स्लैब में फॉल कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपसे टैक्स लिया जाएगा। यह स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अच्छा, यह स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले साल
50,000 से बढ़ा के 75,000 किया गया है। यानी कि 75,000 के पिछले साल ये 50,000 था, 50,000 के पिछले साल ये 25,000 था, और अनुमान ये है कि इसको शायद इस साल बढ़ा करके 1 लाख कर दिया जाए। यानी कि कोई आदमी अगर 7 लाख कमा रहा है तो उसकी सैलरी 6 लाख कंसिडर की जाएगी टैक्स लेने के लिए। मैं इसी को कहता हूं लेमन जूस। शुरुआत में जहां आपने बात शुरू करी थी सेशन की शुरुआत, यही है लेमन जूस। सर ये लेमन जूस तो पिछले साल भी दिया गया था, पिछले के पिछले साल भी दिया गया था, लेकिन उसके साथ ही LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया था, STT, आप स्टॉक मार्केट में STT जानते होंगे, वो टैक्स बढ़ा दिया गया था। तो सर एक तरफ तो जहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया, वहां पर ये टैक्सेस स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब आपको छूट ज्यादा दी गई, उसके साथ ही टैक्सेस बढ़ा दिए गए। तो इधर से चीजें कम की गई लेकिन इधर से चीजें बढ़ा दी गई। तो पता नहीं क्या हुआ, ये लोगों के लिए फायदे की बात हुई ना हुई वो आप देखिए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रपोज सोल्यूशन है, एक तो प्रपोज सोल्यूशन हो गया टैक्स कम करो, लेकिन टैक्स कम करो में ज्यादा चैलेंज क्या है कि भैया 8th पे कमीशन भी आ गया है, और टैक्स कम हुआ तो एक्स्ट्रा बर्डन भी पड़ेगा 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का, और 8th पे कमीशन भी आया है। ये दोनों मिला करके टैक्स कम करना एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। तो इस चैलेंज से बचने के लिए सरकार हो सकता है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो स्लैब है उसको बढ़ा दे, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रपोज सोल्यूशन हो भी गए तो समस्या क्या है, यहां पे मेरे कुछ सवाल हैं, डाउट है जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। इनकम के हिसाब से देखो इनकम टैक्स तो लगता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कुछ खरीदो तो आपको GST देना पड़ता है। आप कुरकुरे खरीदो, बिस्किट खरीदो, चावल दाल आटा मंजन चाय बिस्किट कुछ भी खरीदो, कपड़ा लत्ता, हर चीज पे आपको GST देना पड़ता है। सर इनकम टैक्स के स्लैब में हम अगर कम भी कर दें, इनका क्या, इन पर तो कभी बात ही नहीं होती। कभी अगर कम करना है इन पर भी तो कम होना चाहिए। सर उस आपके इनकम टैक्स के अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो आप STT दोगे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोगे, आप अगर हाईवे पे चलते हो तो टोल टैक्स दोगे, कार खरीदोगे तो RTO टैक्स दोगे, प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो स्टैम्प ड्यूटी टैक्स दोगे, और उसके साथ इन सब पर लगभग अलग से आप GST भी दोगे। इनकम टैक्स स्लैब अगर कम हुआ भी, इन सब का क्या, इन सब पे भी कुछ कम होगा क्या, इन पे भी कुछ कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा बर्डन है भैया, ठीक है। अच्छा अगले साल 9 से 10% सैलरी हाइक अगर हो भी गई, जैसा हमने इन्फोसिस वाला दिखाया कि 6 से 8% सैलरी हाइक एवरेज हुआ है, मैं इसको मान लूं कि अगले साल 9 से 10% अगर सैलरी हाइक हो भी गई काम करने वाले लोगों की, सर महंगाई 6-7% है, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो आदमी 2 से 3% ही प्रॉफिट में आया, 2 से 3% ही सैलरी बढ़ी उसकी, 6 से 7% तो महंगाई भी खाएगी। तो क्या 2 से 3% बढ़ा होना उस मिडिल क्लास आदमी के लिए काफ़ी है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आप अलग अलग टाइप के टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स है, तो एक सवाल है ये। अब उसके साथ न्यू टैक्स रेजिम में 80C जैसा भी कुछ होना चाहिए। आपको नहीं बता तो बता दूं, पुराना टैक्स रेजिम जो है ओल्ड टैक्स रेजिम, उसमें 80C है। 80C कहने का मतलब 1.5 लाख रुपए तक आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है। यानी कि जैसे यहां पर मैंने 7 लाख का एग्जांपल लेके समझाया ना, कहा गया 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें क्या है 7 लाख माइनस 1.5 लाख आप कर लो, तो जो आया 5.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी वो कंसिडर की जाएगी टैक्स लेने के लिए। तो वो 1.5 लाख का डिडक्शन जैसा कुछ 80C जैसा कुछ नए टैक्स रेजिम में भी होना चाहिए। नए टैक्स रेजिम में ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज आप समझिए, 80C का फायदा आपको लेने के लिए इंश्योरेंस आप करते थे, या बच्चों की स्कूल फीस पे आप इन सब चीजों का फायदा लेते थे। अब हो सकता है कि इंश्योरेंस सेक्टर को भी कम बढ़ावा मिले, उस पर डिस्करेज हो सकता है, चलो वो एक अलग टॉपिक पर, उस पर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। लेकिन 80C जैसा न्यू टैक्स रेजिम में होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। कम से कम इंश्योरेंस पर टैक्स छूट मिलनी चाहिए, और GST तो आप ले ही रहे हो, आप लाइफ इंश्योरेंस लो, मेडिकल इंश्योरेंस लो, GST तो सरकार उस पर ले ही लेती है, लेकिन आपको छूट जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में मिल जाता था 80C के तहत, नए टैक्स रेजिम में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके साथ केंद्र और राज्य सरकारों की बात करें तो पेट्रोल डीजल का भी दाम को कुछ करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल आपको कहां से आ गया, टैक्स की बात करते करते पेट्रोल डीजल पे आ गए, बहुत जरूरी है भैया, अभी दिखाता हूं कैसे हम कहां से आ गए। देखो पेट्रोल डीजल एक बड़ा कारण होता है, इसकी कीमतें जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप हर चीज महंगी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही तो चाहिए पेट्रोल डीजल। कोई भी चीज इधर से उधर, फल फ्रूट सब्जियां चावल दाल आटा, यहां से लेके वहां ले जाया जाएगा, किस पे, ट्रक पे।
तो पेट्रोल डीजल तो चाहिए। पेट्रोल डीजल ही अगर महंगा हो गया तो सब कुछ ही महंगा हो जाएगा, सब कुछ। और अगर यह सस्ता हुआ तो सब कुछ सस्ता हो सकता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। अच्छा, पेट्रोल डीजल का खेल अभी समझाता हूं आपको। तेल के सस्ते होने से मिडिल क्लास के बचेंगे पैसे, साथ ही महंगाई भी कम होगी। अब पेट्रोल डीजल का जरा खेल समझिए भैया। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ड्रॉप बाय 21% सिंस मार्च। क्रूड ऑयल पेट्रोल डीजल वाला हमने लास्ट एक वीडियो किया था, नहीं हो देखा होगा देखना, इसके ठीक लास्ट वाला ही है। सर मार्च से क्रूड ऑयल का प्राइस 21% कम हुआ है। क्रूड ऑयल क्या है? जिससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। तो क्रूड ऑयल जो हम बाहर से मंगाते हैं वो हमको 21% ज्यादा सस्ता पड़ा है मार्च से लेके अब तक। लेकिन सवाल यह है कि क्रूड ऑयल अगर सस्ता हुआ है और वो भी 21% सस्ता हो गया है, तो पेट्रोल डीजल भी तो 21% सस्ता होना चाहिए मार्च से लेके अब तक। हुआ क्या? यानी कि पेट्रोल अगर 100 रुपए का मिल रहा है, एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता, अगर होगा 100 रुपए का, तो 100 रुपए से घट के ये 80 रुपए का भी मिलना चाहिए, 79 रुपीज का ही मिलना चाहिए। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ चाचा। तो अब यह भी सवाल बनता है, क्या सरकार इस पर भी कुछ करेगी? अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल हुआ धड़ाम, यानी कि उसके प्राइसेस घटे हैं। क्या पेट्रोल और डीजल का भी घटेगा दाम? यह सवाल सरकार से है। पेट्रोल डीजल के दाम आखिरी बार मार्च 2024 में सरकार ने 2 रुपए कम किए थे। क्रूड ऑयल के दाम में कमी आई, पास ऑन ये आगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब सरकार जो क्रूड ऑयल बाहर के देशों से खरीद रही है, वो अगर उसको 20% तक सस्ता हो गया है मार्च से लेके अब तक, तो हमें भी तो थोड़ा पास ऑन करो चाचा। हमारा बाइक में और कार में डलने वाला पेट्रोल डीजल भी तो सस्ता होना चाहिए। अब दिल्ली में एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। दिल्ली में पेट्रोल का रिटेल रेट है अभी लगभग 95 रुपए, मान लिया, एग्जैक्टली पता नहीं है कितना 95 ही होगा। डीलर को यह पड़ता है लगभग 55 रुपए में। हो सकता है आपके लिए शॉकिंग हो कि जो पेट्रोल आप 95 रुपए पर लीटर आप भरवा रहे हैं, वो 95 रुपए पर लीटर डीलर को नहीं पड़ता, डीलर को सिर्फ 55 रुपए पड़ता है। अब आप कहेंगे 55 रुपए, यानी कि लगभग आधा पैसा डीलर कमा रहा है। ना, आधा डीलर नहीं कमा रहा, डीलर तो इतना सा कमाता है, ज्यादा तो सरकार ले जाती है। अब देखो ये कैसे होता है। देखो भैया, प्राइस चार्जेबल टू डीलर्स, डीलर से क्या चार्ज किया जाता है उस 95 रुपए के बदले? लगभग 55 रुपए, ठीक है, 0.66 मैंने हटा दिया, 55 बोल दिया। एवरेज डीलर का जो कमीशन होता है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल पर, वो लगभग 3.25 रुपए कमाता है, मात्र 3.25 रुपए। बाकी पैसे कहां गए? देखो सर, एक्साइज ड्यूटी के नाम पे सरकार ले लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे ले लेगी लगभग 19 रुपए, यानी कि लगभग 20 रुपए। वैट के नाम पे उसे स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी लगभग 15.5 रुपए। तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द पेट्रोल इन दिल्ली हो गया लगभग 95 रुपए। अब एक एग्जांपल समझाते हैं कि सरकार आपसे कितना पैसा लेके जाती है पेट्रोल डीजल के नाम पे। सर मान लेते हैं कि कोई आदमी 5 लीटर पर डे पेट्रोल भराता है, और तो टोटल वो 473 यानी कि 550 रुपए खर्च कर देता है रोज का, ठीक है। तो 150 लीटर में मान लो 30 दिन का वो अगर भरा रहा है, तो 14,000 रुपए के करीब वो खर्च कर रहा है महीने का। अब उस 14,000 रुपए में से स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार आपसे कमा लेती है लगभग 2300 रुपए, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे कमा लेती है लगभग 2900 रुपए, और डीलर कमाता है मात्र 565 रुपया, मात्र 565 रुपया। तो सरकार कमाती है भैया 5200 यानी कि 5300 रुपए के आसपास, लेकिन डीलर सिर्फ 565 कमाता है। ऐसे में इस हिसाब से 1 साल का अगर हिसाब लगाओ तो 1 साल में सरकार ऑलमोस्ट कमा लेती है 1 लाख रुपए आपसे। अगर आप महीने का 14,000 का पेट्रोल भरा रहे हो ना चाचा, और तो 1 साल में सरकार आपसे 1 लाख रुपए पेट्रोल डीजल के टैक्स से कमा लिया। आप सोचिए, मैं तो स्विगी जोमेटो वाले का सोच रहा था, ये लोग कितना बाइक दौड़ाते हैं और कितना पेट्रोल लगता होगा और कितना सरकार इनसे कमाती होगी। तो कितना कमा रही है यार, बहुत कमा रही है। ऐसे में टैक्स पे छूट तो मिलना चाहिए, ठीक। अब एक और चीज ध्यान से समझिएगा। अभी कुछ दिनों पहले हमने मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इनके साथ हम जब डिस्कशन कर रहे थे, और वो डिस्कशन हमने पॉडकास्ट वाले चैनल पे भी डाला है, आप सागर सिन्हा पॉडकास्ट सर्च करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। तो इसमें इन्होंने एक चीज कही है, बड़ी अच्छी बात बोली है कि टैक्स
ज्यादा अगर आपको लेना है लोगों से, मतलब ज्यादा कहने का मतलब टैक्स रेवेन्यू अगर सरकार को बढ़ाना है तो टैक्स का रेट कम कर दो। जैसे ही आप टैक्स का रेट कम करोगे आपके पास कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो जो आदमी टैक्स नहीं भी देता है या जो टैक्स चोरी करता है वो चोरी कम हो जाएगी, या जो टैक्स नहीं दे रहा है वो भी आपको टैक्स देना शुरू कर देगा। क्योंकि जहां आप 12-15 रुपए टैक्स ले रहे थे उसी को अगर 5 रुपए लेना शुरू कर दो तो आदमी कहेगा चलो 12-15 रुपए ज्यादा था भैया, 5 रुपए तो ले लो। इसी चीज की पुष्टि इन्होंने करी है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं, ये देखिए। 2015 में अरविंद जी क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे और टैक्सेशन को अच्छे से समझते थे, टैक्सेशन सिस्टम को, उनकी स्टडी है, बोले यार ये ना एक बेसिक प्रिंसिपल चलता है टैक्सेशन की दुनिया में कि लोअर द टैक्स रेट्स मोर द कंप्लायंस। तो हमने बहुत सारे ट्रेडर्स से दिल्ली की बात की और उनसे पूछा यार अगर सरकार टैक्स रेट कम करे, क्योंकि वैट था उस समय स्टेट के हाथ में था सारा, तो क्या करें। एक ट्रेडर्स एसोसिएशन में अलग अलग एसोसिएशंस बैठी हुई थी, एक जॉइंट मीटिंग थी, ठीक है। तो उसमें कहा था मैं पहले साल एक किसी कमोडिटी पे टैक्स कम करना चाहता हूं, आप बताओ, लेकिन दैट ट्रेडर्स एसोसिएशन हैज टू वाउच फॉर मी कि टैक्स कलेक्शन कम नहीं होगा उस सेक्टर का। ओके। तो टिम्बर्स एसोसिएशन थी दिल्ली की, उन्होंने कहा साहब आप कम कर दो, हम गारंटी लेते हैं कि आपका टैक्स कलेक्शन टिम्बर सेक्टर से कम नहीं होगा। ठीक है। 2015-16 के बजट में हमने टिम्बर पे टैक्स मेरे ख्याल से 13 या 14% था, उसको घटा के 5% कर। टिम्बर ट्रेडर्स ने कहा जी हम टैक्स कलेक्शन कम नहीं होने देंगे, हम अपने व्यापारियों को प्रोत्साहित करेंगे कि टैक्स दो। सरकार ने टैक्स स्लैब्स बहुत नीचे कर दिए हैं, तो 13% से घटा के सीधे, या 12.5 था, उससे घटा के सीधे 5% कर दिया। ऑफिसर्स परेशान थे, आप फाइलें देखोगे उस वक्त की लिखा हुआ है सरकार घाटे में चली जाएगी, सरकार को नुकसान हो जाएगा, विजिलेंस हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं है यार, जनता में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बिलीव मी, 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा टैक्स मिला टिम्बर सेक्टर से 2015-16 में। तो देख लिया ना भैया वीडियो। तो देखो वीडियो में ये कोई प्रमोशन नहीं है आम आदमी पार्टी का, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अच्छी बात उन्होंने कही, सेंसिबल बात उन्होंने कही, तो मैंने सोचा आप तक भी आनी चाहिए। तो देखो बहुत सारे पहलू हैं। मिडिल क्लास की इनकम बढ़ेगी, टैक्स घटेगा, तब जाके इकॉनमी में कंजम्पशन आएगा। इकॉनमी में कंजम्पशन आएगा तो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी तब जाके शेयर मार्केट उठेगा। ये सारे पहलू को मैंने बड़ा डिटेल में भी कोशिश करी आपके सामने रखने की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और देखो भैया बहुत एनालिसिस करके लाता हूँ मैं आपके लिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एकदम डिटेल में मैं आपको समझा पाया एकदम देसी भाषा में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हो सकता है रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन पढ़ता हर एक कमेंट, ठीक है। और अभी तक आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवाने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। डीमैट अकाउंट खुलवाइए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। ये हो सकता है कि अच्छा टाइम हो, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये एंट्री करने का अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अभी गिरा हुआ है। बाकी आज के लिए इतना ही भैया। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। कुछ सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है तो भी जरूर बताइएगा।